नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, यह जीएस जीके का 10वां प्रश्नोत्तरी सीरीज है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो इसका सही उत्तर है दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। दैनिक गति उसे कहते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, वही दैनिक गति कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के गदर की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, इसीलिए मेरठ को क्रांति की नगरी भी कहा जाता है। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किया और अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी थी। याद रहे, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय भी था। चूँकि 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर के गुजरती है। 4 नदी और पहाड़ियों का क्रम याद रखे रहेगा। VNST, V से विंध्याचल, N से नर्मदा नदी, S से सतपुड़ा पहाड़ी और T से ताप्ती नदी। यही क्रम है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में नर्मदा नदी है और नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो भारत का पहला एटॉमिक प्लांट तारापुर है। तारापुर एटॉमिक प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है, उसी उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ सिंह शीर्षयुक्त स्तंभ, अशोक का चक्र है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा गांधी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था और महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। याद रखे रहिएगा, गुजरात में सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा या मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो केवड़िया गांव में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे है। जिसका डिजाइनिंग जो था वह रामजी वंशुतार नाम के वास्तुविद ने तैयार किया था। तो उसकी हाइट 182, रामजी वंशुतार, नर्मदा और केवड़िया गांव। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग या रस्ट किसके कारण लगता है? तो लोहे में जंग निम्न विकल्पों में से उपयुक्त सभी के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड और क्षारकी फेरस और फेरिक कार्बोनेट सभी के कारण जंग लगता है। अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो लोहा जो होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडेशन कर लेता है, ऑक्सीकरण बना लेता है, जिसके कारण उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेपन किया जाता है, जिसे जस्तीकरण या अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज GF बेंटिक महोदय ने की थी। इंसुलिन मानव शरीर में पाया जाता है, जो मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि होती है, आग्नेयाशय,
अग्न्याशय के बीटा कोशिका के लैंगरहैंस की द्वीपिका में इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है और इंसुलिन का सामान्यतः स्रावण मानव शरीर के लिए उचित होता है। तो यही जो इंसुलिन का टीका खोज किया गया था G.F. बेंटिक महोदय के द्वारा खोजा गया था। इसमें ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को स्वीडिश बैंक में जमा कर दिया था और उस बैंक के जो ब्याज मिलता है उससे इन्होंने अपनी वसीयत लिख दिया ताकि विश्व में जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में जो उपलब्धि कर रहे हैं उनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाए। इस तरह उनके नाम पर पुरस्कार की शुरुआत हुई नोबेल पुरस्कार, जो 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1969 में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का छठा क्षेत्र जुड़ा। अगला प्रश्न है रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। रडार का उपयोग और रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म है रेडियो एंड डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। और रडार का कार्य क्या है? तो रडार किसी छुपी हुई वस्तुओं को खोजने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक सोनार पद्धति होती है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अर्थात यह ध्वनि तरंगों पर कार्य करता है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से यह जल में किसी छिपी हुई वस्तुओं को खोजने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त 2 प्रश्न और महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। हालांकि आकाश का रंग काला होता है, अंतरिक्ष का रंग काला होता है। यदि अंतरिक्ष में कोई यात्री यात्रा कर रहा है तो उसे अंतरिक्ष का रंग, आकाश का रंग काला दिखाई देगा। चूँकि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट या 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट और बाइट जो होता है वो बीट से मिलकर के बना होता है। बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। 0 और 1 के फॉर्म में जो संख्या होती है उसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है। 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। 8 बीट या 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट या जीबी और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टीबी या टेराबाइट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास का अध्यक्ष योजना आयोग के अध्यक्ष के ही तरह प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग्रेजी नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था है जो स्वीकृति प्रदान करता है, अनुमोदन करता है योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पंचवर्षीय योजनाओं का। याद रहे योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देश के इतिहास में 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, एक बार 1969 में और एक बार 1980 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ है निजी से नेशनलाइजेशन की तरफ। बैंकों की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था?
तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था और यह अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल भी था। और बात की जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल की, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे जो भारतीय भी थे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस के अधिवेशन की एकमात्र बार अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जो सत्र था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो कर्नाटक में स्थित है। और 3 बार महिलाएं अध्यक्षता कर चुकी हैं, 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसमें कुछ और विकल्प दिए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और सुकरात जो थे वो यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी युद्ध जीता था। मोहम्मद गोरी 1194-95 ईस्वी में भारत से वापस लौट गया और उसका गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बना था और लॉर्ड कैनिंग के समय में यह क्रियान्वयन हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कराने का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे आधुनिक भारत के इतिहास में। कुछ और भी कानून आधुनिक इतिहास में लागू हुए थे, जैसे 1829 में सती प्रथा से संबंधित प्रतिबंधित कानून लागू किया गया था और शारदा अधिनियम 1929 में लागू हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लागू हुआ था और एज ऑफ कंसेंट एक्ट या आयु सम्मत अधिनियम 1891-92 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। पंजाब के अमृतसर शहर में जल्ली नामक व्यक्ति का एक बाग था, बागीचा था, जिसे जलियांवाला बाग कहा जाता था। इसी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। जलियांवाला बाग की घटना को अंजाम पुलिस कमिश्नर जनरल आर डायर ने दिया था। जनरल आर डायर ने पुलिस वालों को गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है।
और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसका परसेंटेज 78% है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। यदि आप चाह रहे हैं सर जी का मनोबल बढ़े तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।